आपके यहाँ से जो प्रमाण पत्र मिलते हैं सरकारी नौकरियों में मान्य है? आज क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी में, कहाँ पहुंचे हैं हम? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई तो उसमें चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय ने काम शुरू किया। आज हमारे विद्यार्थी डिप्टी कलेक्टर हैं, आज हमारे विद्यार्थी जज हैं, आज हमारे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हमारे विद्यार्थी केंद्रीय जो प्रशासन है वहां पर भी बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। हमने कौशल को लेकर के वर्ष 2015 में ही काम शुरू कर दिया था। वेदों में पर्यावरण ज्ञान एवं वेदों में विज्ञान। निजी विश्वविद्यालय कहाँ तक ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स को? एजुकेशन को लेकर के सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई कोनों में इसका अभाव है। जो निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं वो राजधानी केंद्रित। छत्तीसगढ़ी जीवन शैली, कला, संस्कृति, साहित्य को लेकर आप क्या किस तरह सोचते हैं, क्या है? छत्तीसगढ़ी लोक कला, संस्कृति, साहित्य का मूल रूप में संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, आपका हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा परिचय के साथ शुरू करता हूं कि तिवारी जी हमारे बिलासपुर ज़िले के पड़ोसी ज़िले जांजगीर के बिनारी गांव में पैदा हुए और वहां से पढ़ाई लिखाई के साथ बिलासपुर और जांजगीर में उन्होंने पढ़ाई पूरी की है और आईसेक्ट एजुकेशन से काफ़ी वर्षों से जुड़े रहे हैं। सीवी रमन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एजुकेशन डायरेक्टर, डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद अब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तिवारी जी से हम बहुत सारी शिक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहला तिवारी जी से ये जानना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पालन को लेकर हमारा यूनिवर्सिटी, रमन यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं, इस पर कहाँ पे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई तो उसमें चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय ने काम शुरू किया। पहले तो ये ड्राफ्ट आया था और बहुत सारी परिचर्चाएं आयोजित हुई और हमने बहुत सारे सजेशन भी उनको भेजे थे। और जब ये फाइनल प्रकाशित होकर के आया तब इसमें चर्चाओं परिचर्चाओं के साथ साथ संगोष्ठियां आयोजित की गई और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को इसे सीधे जोड़ा गया। और सबसे पहले प्रदेश में डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय का एनईपी का ऑर्डिनेंस प्रकाशित हुआ और विश्वविद्यालय में विगत 1.5 वर्षों से एनईपी लागू है। विश्वविद्यालय वास्तव में एनईपी का जो मूल स्वरूप है उसको लागू करने के लिए अधोसंरचना की दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार था, क्योंकि उसका जो पहला कंसेप्ट है वो बहुविषयक संस्थान की बात होती है। तो विश्वविद्यालय में 32 अलग अलग जो विभाग हैं और 9 संकायों में बटे हुए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास 14 उत्कृष्टता केंद्र हैं जो कि एनईपी के मंशा के अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। विश्वविद्यालय में साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के तो काम किया ही किया है, परंतु लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य, हिंदी, इन सब को लेकर भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हमने कौशल को लेकर के वर्ष 2015 में ही काम शुरू कर दिया था और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन का स्किल सेंटर है एवं वहां पर हमने जो नई बातें जोड़ी वो लोक कौशल को वहां पर कनेक्ट किया। तो लोक कौशल जो है प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो विश्वकर्मा योजना है उससे अलाइंड हुई और हम स्थानीय कौशल का तकनीकी प्रशिक्षण देने में सक्षम रहे। जैसा आपने कहा स्किल इंडिया कौशल विकास को लेकर काफी काम, आज क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी में, कहाँ पहुंचे हैं? अब तो एनईपी आने के बाद हर विषय ही कौशल का विषय हो गया है, परंतु डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के पास ये गौरव है कि जब प्रदेश में कौशल विकास विशेष करके उच्च शिक्षा में जब स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की बात आई तो सर्वप्रथम बीवोक नामक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय ने इंट्रोड्यूस किया और तब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विश्वविद्यालय को स्टेट का रिसोर्स सेंटर भी घोषित किया गया था। और आज विश्वविद्यालय अपने सभी पाठ्यक्रमों को ऐसा एनईपी के मॉड्यूल के हिसाब से डिजाइन कर चुका है कि उसका बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे पाठ्यक्रम भी अब व्यावसायिक स्वरूप में हैं और वो विद्यार्थियों को कोई ना कोई कौशल प्रदान कर रहे हैं जिससे उसको रोजगार की दिशा में भविष्य में सफलता मिलेगी। चूँकि डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो शिक्षा के हिसाब से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर वहाँ पर क्या
चल रहा है, क्या किया जा रहा है? भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के हमने प्रदर्शनी बनाई है और ऋषि वैज्ञानिक कक्ष का हमने निर्माण किया है, जो कि भारतीय ऋषियों के विज्ञान के शोध को आम विद्यार्थियों के सम्मुख प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ हमने जो भारतीय ज्ञान ग्रंथ थे उन ग्रंथों को, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, मीमांसा, ब्राह्मण, ऐसे जो पुस्तक हैं, ज्ञान ग्रंथ हैं, उनको हमने आम लोगों के लिए रखा है। और आज हमारी लाइब्रेरी में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। साथ ही साथ 2 दिशा में विश्वविद्यालय तेजी से कार्य कर रहा है, वेदों में पर्यावरण ज्ञान एवं वेदों में विज्ञान। तो आगे आने वाले समय में आप ये पाएंगे कि विश्वविद्यालय में आपको एक अच्छी प्रदर्शनी, जो कि नॉलेज सेंटर के रूप में हम उसको डेवलप कर रहे हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। चूँकि शिक्षा को लेकर लोगों में बड़ी जागरूकता आई है और लोग शिक्षा के पीछे दौड़ भी रहे हैं, इसी को देखते हुए मांग के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की भरमार हुई है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है निजी विश्वविद्यालय कहाँ तक ले जा रहे हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, उच्च शिक्षा में आज भी बड़ी संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय की संख्या बढ़नी अलग बात है, पर विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और विश्वविद्यालय में प्रदेश के अनुरूप पाठ्यक्रमों का, प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप पाठ्यक्रमों होने का बहुत सारा स्पेस अभी खाली है। आज जैसे आप देख रहे हैं कि रायपुर में सेमीकंडक्टर को लेकर के बात हो रही है, एआई को लेकर के बात हो रही है, डेटा साइंस को लेकर के बात हो रही है, डेटा माइनिंग को। तो आज भी जब आप एजुकेशन को लेकर के सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई कोनों में इसका अभाव है। जब हम प्रारंभ किए वर्ष 2006 में, तो डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था, पर हमने जो मूल उद्देश्य लिया वह साइंस और टेक्नोलॉजी को इस रिमोट एरिया तक ले जाना, जहां के बच्चे इससे वंचित हैं। इस लक्ष्य से अनुसूचित क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। पर आज भी आप देखेंगे तो बस्तर एरिया में निजी विश्वविद्यालय नहीं है, सरगुजा में निजी विश्वविद्यालय नहीं है, जसपुर एरिया में निजी विश्वविद्यालय नहीं है। जो निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं वो राजधानी केंद्रित है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में किस कोर्स को लेकर संभावनाएं हैं? छात्रों का रुझान किस कोर्स की तरफ बढ़ रहा है? अब चूंकि हमने चर्चा एनईपी से शुरू की थी, तो एनईपी ने सभी पाठ्यक्रमों में, सभी विषयों में तकनीकी का समावेशन, ये मैं आपको परंपरागत विषयों की बात कर रहा हूँ कि आप पहले सोचते थे कि मैं इतिहास पढ़ के क्या रोजगार पाऊंगा, पर आज डिजिटल हिस्ट्री की बात आ रही है। और आज आप पाएंगे और आप इस बात को महसूस भी करेंगे कि छत्तीसगढ़ पुरातात्विक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से समृद्ध है। और हमारी लोक गाथाएं, जहां पर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एरिया का इतिहास छुपा हुआ है, वो अलिखित है और एक पीढ़ी के जाने के बाद शायद वो समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि डिजिटल हिस्ट्री इस दिशा में एक बड़ा पर्यावरण का पाठ्यक्रम, आपका पर्यटन का पाठ्यक्रम। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पर हम साइंस और टेक्नोलॉजी को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में देखते थे, तो एनईपी ने टेक्नोलॉजी का समावेशन सोशल साइंस में किया और एक नई संभावनाओं को वहाँ पर स्पेस दिया। अब आप जब साइंस की बात करते हैं तो वहाँ हम पाठ्यक्रमों को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। हम केमिस्ट्री को विद्यार्थियों को इस दिशा से पढ़ा रहे हैं कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान में रसायन क्या था, वर्तमान रसायन क्या है और वैश्विक रसायन का ज्ञान क्या है। मतलब अब जो एनईपी के बाद मुझे लगता है कि 5 साल 8 सालों में जो पीढ़ी निकलेगी, वो शायद भारतीय ज्ञान को वैश्विक ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करने और एक समग्र ज्ञान के रूप में उसको प्रस्तुत करने के में सक्षम होगी। नए पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के साथ साथ इन पाठ्यक्रमों में जहां तकनीकी नहीं है वहां तकनीकी का समावेशन, जहां भारतीय परंपरागत ज्ञान का समावेशन नहीं है वहां पर उनका समावेशन, तब हम शायद समग्रता से इस पाठ्यक्रमों को संचालित कर पाएंगे। तिवारी जी, जैसे मुझे ज्ञान है कि आपको छत्तीसगढ़ की जीवन शैली, छत्तीसगढ़ियों के प्रति काफ़ी लगाव रहता है, लगाव है, तो छत्तीसगढ़ी जीवन शैली, कला, संस्कृति, साहित्य को लेकर आप क्या, किस तरह सोचते हैं, क्या है? छत्तीसगढ़ी लोक कला, संस्कृति, साहित्य का मूल रूप में संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। और विश्वविद्यालय ने आज से लगभग 8 साल पहले कहिए इस बात को महसूस किया था। तब हमने विश्वविद्यालय में एक छोटा सा संग्रहालय बनाया था। वो संग्रहालय बस एक प्रदर्शनी था और वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के जीवन शैली में उपयोग होने वाले सामानों का
पारंपरिक रूप से प्रदर्शन करते थे। और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी अब चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एक संभावना बनी और हमने छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति केंद्र और छत्तीसगढ़ के साहित्य के लिए छत्तीसगढ़ी शोध एवं सृजन पीठ की स्थापना की। और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि ये प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय है जो लोक कला संस्कृति साहित्य को सहेजने का काम कर रहा है। और हम छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों की साहित्य रचनाएं प्रकाशित अप्रकाशित दोनों को उनके परिजनों से मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं और एक रेयर लाइब्रेरी हम तैयार कर रहे हैं जो विगत 6 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है, जिसको आपने सुना ही है, रमन लोक कला महोत्सव। ये 3 दिन का होता है और जहां पर हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पारंपरिक विधाओं का पारंपरिक कलाकारों से प्रदर्शन कराते हैं और उसकी उपलब्धियां भी रही हैं। आप जानते ही हैं कि बिलासपुर को सूरजबाई खांडे दीदी के नाम से जाना जाता है और भरथरी गायन उनका एक विधा था, परंतु दीदी के जाने के बाद कहीं पर ये पहचान खो रही थी। बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ शकुंतला भारद्वाज नाम की हमारी एम्प्लाई है जिसने भरथरी गायन को जीवंत किया है और आज वो अनेक मंचों पर प्रस्तुति दे रही है। इसके साथ ही साथ बांस गीत आप जानते हैं जिसको नई पीढ़ी आर्थिक अर्जन नहीं होने के कारण छोड़ते जा रही थी और अब संगीत के बहुत सारी विधाएं हैं तो बांस गीत कौन सुनता है। तो अभी हमने मुंगेली के एक कलाकार को पकड़ा और विगत 5 सालों में हमने बांस गीत बजाने वाली नई पीढ़ी तैयार की और उनको हम सतत रूप से मंच प्रदान करते हैं और उनको कुछ आर्थिक मानदेय भी दे देते हैं जिससे वो प्रोत्साहित होकर के इस कला को जीवित रख रहे हैं। लोक में राम को अलग अलग आदिवासी अलग अलग देश के कोनों में कैसे देखा जाता है, कैसे गाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका नाट्य मंचन किया जाता है, इन सब विधाओं की प्रस्तुति 3 दिन में आप हमारे मंच में पाएंगे। जो जब 2006 में डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की स्थापना बिलासपुर में हुई उसके बाद लगातार छात्रों का उससे जुड़ा हुआ, आज आपके नजरिए से यह विश्वविद्यालय सिर्फ छत्तीसगढ़ का है या पूरे देश का विश्वविद्यालय बन चुका है? नहीं, आपको मैं गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के पास अनेक ऐसे पुरस्कार हैं और अनेक ऐसे रैंकिंग हैं जहां उसका राष्ट्रीय स्वरूप उभरता है। और इस साल आप जानते ही हैं कि कुछ अन्य देशों के बच्चों ने भी बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कॉमर्स मैनेजमेंट जैसे विषयों में प्रवेश में रुचि दिखाई है। और आज लगभग 21 विद्यार्थी भूटान के पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी नेपाल के हैं। और ऐसे ही अब जो संस्था का पहचान है वो मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। वो सेंट्रल इंडिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसके साथ ही साथ अब उसकी वैश्विक पहचान भी हो गई है। एक लोगों के मन में संदेह होता है जब डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की बात होती है तो कहीं फर्जी मार्कशीट जैसी कोई बातें भी होती हैं। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है लेकिन लोगों के मन में है, ये क्या मामला है, इसके पीछे क्या है? देखिए, जब हम किसी रिकॉग्निशन की बात करते हैं तब उसका एक बाजार तैयार हो जाता है। विश्वविद्यालय जिन पाठ्यक्रमों का संचालन करता है उन पाठ्यक्रमों की पूरी मान्यताएं राज्य शासन या केंद्रीय नियामक इकाइयों से बराबर है और उसमें जिस विधि से प्रवेश या अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया उसका पालन किया जाता है। विश्वविद्यालय में जो दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था थी और प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय था जो वर्ष 2009 से दूरस्थ शिक्षा के संचालन के लिए अधिकृत था और वर्ष 2020 तक या जनवरी 21 तक हम संचालन के लिए अधिकृत थे। फिर हमको नेक ए मिला और पुनः हम दूरस्थ शिक्षा संचालित करने के लिए अधिमान्य हो गए। अब इन सब बीच में जो बाजार में गलत प्रैक्टिस हो जाता है जिसका स्वाभाविक प्रभाव न केवल निजी विश्वविद्यालय बल्कि आप पाएंगे कि शासकीय विश्वविद्यालयों के भी मार्कशीट का जाली प्रिंटिंग हो रहा है। विश्वविद्यालय इसके लिए सजग है और अपना एक वेरिफिकेशन सेंटर बनाया हुआ है जहां पर हमारे द्वारा जारी सारे अंक सूचियों का हम वेरिफिकेशन करते हैं। हमारे द्वारा जारी नहीं की गई अंक सूची को हम बराबर रिजेक्ट करते हैं। अब तो ये व्यवस्था और भी अच्छी हो गई है क्योंकि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आ गया है और हम आगे आने वाले सालों में, अभी तो हम 21 से वर्ष 2025 तक के अंक सूचियों को ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के एबीसी आईडी से या कंसर्न जो अथॉरिटी है उसके आईडी से उन मार्कशीटों का सत्यापित कॉपी देख पाएगा जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। हम पीछे के रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइजेशन के लिए तैयार हैं, परंतु एबीसी आईडी का एक हर्डल है, मुझे लगता है कि उसको भी दूर कर लिया जाएगा
और सतत रूप से विश्वविद्यालय काम कर रहा है। 95% जो नियमित विद्यार्थी हैं वर्ष 2021 से 2025 तक, उनके मार्कशीट का डिजिटलाइजेशन कर लिया गया है। एक और संदेह जो छात्रों के बीच में है, क्या ये जो आपके यहाँ से जो प्रमाण पत्र मिलते हैं सरकारी नौकरियों में मान्य है? ये बड़ा सवाल है एक लोगों की। मैं तो इस पर बहुत गर्व से कहना चाहूंगा कि आप प्रदेश का सर्वे कर लीजिए और लगभग सभी शासकीय संस्थाओं में, इवन अधिकारियों को भी आप ये पाएंगे कि वो हमारे यहाँ से स्नातकोत्तर, मतलब आज हमारे विद्यार्थी डिप्टी कलेक्टर हैं, आज हमारे विद्यार्थी जज हैं, आज हमारे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हमारे विद्यार्थी केंद्रीय जो प्रशासन है वहां पर भी बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। और ये इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 नहीं है, बल्कि इनकी संख्या हजारों में है। तो डिग्री को लेकर के मान्यता नहीं है, मान्यता की दिक्कत नहीं है, परंतु जो भ्रम है वो वही बच्चे के पास है या वही पेरेंट्स के पास है या उन्हीं समाज के पास है जिनने विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के छात्रों या देश के छात्रों से जो आपके डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से? मैं तो विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो अध्ययन का लक्ष्य आपने बनाया है उसके केंद्र में देश या राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए, और हम अध्ययन के साथ में जो भारतीय मान्यताएं हैं और जो भारतीय गुण छात्र के लिए निर्धारित किए गए हैं उनको विकसित किया जाए, क्योंकि आगे आने वाला समय मान्यता और इसका संघर्ष नहीं है, बल्कि आपकी अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता को एक लंबे समय तक बनाए रखने की बात है, जो केवल और केवल भारतीय जीवन शैली से संभव है। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है खान पान और रहन सहन का जो सिस्टम बिगड़ा है और भारतीय ज्ञान परंपरा से हम विमुख हो रहे हैं, उस दिशा में विद्यार्थी आए और राष्ट्र प्रथम की भावना से ज्ञान को अर्जित करें, क्योंकि एनईपी के केंद्र में कैरेक्टर बिल्डिंग है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण केवल भारतीय ज्ञान परंपरा से संभव है और तभी हम उस ज्ञान का राष्ट्र के लिए उपयोग कर पाएंगे। तो यही संदेश मैं विद्यार्थियों को देना चाहूंगा। आप थे डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी, जो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं। काफी रोचक जानकारी दी भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में जिस तरह के कोर्सेज चालू हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये बताया कि आपके जो यूनिवर्सिटी में है कौशल विकास से संबंधित शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हर सब्जेक्ट में कौशल विकास की झलक मिल रही। भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाने की बात कही, छत्तीसगढ़ में लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने और उस पर अपना उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है सारी बहुत अच्छी जानकारी मिली है। उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ सभी छात्र और उनके अभिभावक ले सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को हम देते हैं विराम। नमस्कार।